हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को पढ़ना आज से शुरू करेंगे। इसमें आपको लेसन 2 नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद आपको पढ़ाया जाएगा। एक नेशनलिज्म चाइना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। और इस क्लास की हम वीडियो भी डालेंगे, इसमें बोर्ड में पढ़ाकर आपको वीडियो भी देंगे। अभी आप लोग इस चैप्टर को बीपीटी से पढ़ें क्योंकि आपको नोट्स भी डाउनलोड करना है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर की बात करें तो इससे पहले आपने जो पढ़ा है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसने मुख्यतः राष्ट्र राज्य या राष्ट्रवाद शब्द को उत्पन्न किया था। इस राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य ने लोगों को उनकी समझ, कैसी समझ कि वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से है, ऐसी समझ को उसने बदल दिया। यानी कि राष्ट्र राज्य या राष्ट्रवाद ने लोगों में राष्ट्र के प्रति लगाव को पैदा कर दिया। मतलब अब लोग अपनी पहचान को राष्ट्र के प्रति जोड़ना शुरू कर दिए थे या अपनी पहचान को राष्ट्र के साथ जोड़ते थे। तो कुल मिला के जो पीपल अंडरस्टैंडिंग थी उसको उसने क्या किया, चेंज किया, या उनकी जो आइडेंटिटी है उसको उसने डिफाइन किया या उसको बदलने का काम किया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया। तो भारत में वियतनाम और कई अन्य उपनिवेशों की तरह, यानी जो वियतनाम या अन्य जितने भी अदर उपनिवेश यानी कॉलोनिज्म थे, उन कॉलोनिज्म में आधुनिक राष्ट्रवाद यानी कि जो नेशनलिज्म है वो कैसे विकसित हुआ। तो उपनिवेश विरोधी आंदोलन यानी जो कॉलोनिज्म मूवमेंट्स थे, कॉलोनिज्म के विरोध में जो मूवमेंट्स हुए, उन मूवमेंट्स के माध्यम से या उन आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो भारत में भी वियतनाम या अन्य उपनिवेशों की तरह राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेश विरोधी आंदोलनों से हुआ। यानी कि उपनिवेशों के विरुद्ध जो आंदोलन किए गए उन्हीं के परिणाम स्वरूप हुआ। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान आपसी एकता की पहचान बढ़ी। यानी कि जो उपनिवेशी विरोधी आंदोलन थे उसमें मुख्यतः दो परिवर्तन जानने हैं। पहला कि उपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष से लोगों में आपसी एकता यानी यूनिटी बढ़ी। और दूसरा, औपनिवेशिक शासन द्वारा लोगों के साथ जो दमन और उत्पीड़न किया जा रहा था, उस उत्पीड़न से लोगों में क्या हुआ, एक अलग अलग समूहों को एक साथ बांधने की प्रेरणा प्राप्त हुई या उसने एक साथ बांधने का काम किया। तो 2 पॉइंट समझने हैं। उपनिवेश विरोधी आंदोलन से उसके खिलाफ संघर्ष से यूनिटी बढ़ी, और उनके दमन और उत्पीड़न, क्योंकि दमन और उत्पीड़न सभी लोगों के साथ होता था, तो उन सभी अलग अलग समूहों में एकजुटता आने का काम हुआ। लेकिन ये जो विभिन्न समूह थे, इन सब की अलग अलग मांगे और अलग अलग परिस्थितियां होती थी, इसलिए इनके लिए आंदोलन का उद्देश्य भी अलग होता था। इस पर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ इतना काम किया कि अलग अलग समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया। तो देखिए, इसमें आपको समझना है कि इंडिया के जैसे वियतनाम और अदर कॉलोनिज्म तो थे, उन्हीं की तरह इंडिया में भी मॉडर्न नेशनलिज्म लाइक देयर एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट्स, यानी जो एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट्स था उसके कारण ये हुआ। तो एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट्स में जो स्ट्रगल हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि कॉलोनिज्म के रूलर्स के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ उससे म्यूचुअल यूनिटी आई। और दूसरा क्या है कि जो कॉलोनिज्म्स के रूलर्स द्वारा जो यहाँ पर शेयर्ड एक्सपीरियंस और ऑफ ऑपरेशंस एंड रिप्रेजेंशंस, यानी कि जो ऑपरेशंस यानी कि दमन का काम हुआ, और रिप्रेजेंशंस के द्वारा जो है ग्रोथ टुगेदर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनको इकट्ठा करने का काम किया।
और कांग्रेस ने क्या किया कि लीडर्स महात्मा गांधी के लीडरशिप में इन अलग अलग ग्रुप को, यानी जो ये मैनी डिफरेंट ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स को क्या किया कि इनकी जो अलग अलग ग्रुप थे इनको गैदरिंग वायरियस ग्रुप, यानी जो अलग अलग ग्रुप थे इनको इकट्ठा करने का काम किया, यानी असेंबल करने का काम किया। अब आगे आते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार इम्पैक्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो मुख्यतः 5 इफेक्ट देखने हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने कैसे भारतीयों को 1919 तक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। पहला, युद्ध के कारण, कौन से युद्ध की बात हो रही है? फर्स्ट वर्ल्ड वार। युद्ध के कारण नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई। कौन कौन सी? जैसे आर्थिक स्थिति में रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हो गई, और रक्षा व्यय यानी युद्ध के समय जब युद्ध अभियान चल रहा था तो रक्षा व्यय की आपूर्ति के लिए भारी मात्रा में कर्ज लिए गए, यानी युद्धों की भरपाई के लिए कर्ज लिए गए। परिणामतः करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क को बढ़ाया गया और आयकर शुरू किया गया। यानी जब युद्ध के लिए कर्ज लिए गए तो 3 काम हुए, कर बढ़ा दिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई थी। इसमें क्या हुआ कि जो युद्ध के लिए कर्ज थे, यानी फाइनेंशियल स्थिति, यानी कि एक प्रकार से फाइनेंशियल बाई वार लोन्स, यानी कि फाइनेंस्ड किया गया युद्ध के नाम पर। परिणाम क्या हुआ कि टैक्सेस इंक्रीज किए गए, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया और इनकम टैक्स को शुरू किया गया। आगे सेकंड पॉइंट देखते हैं। युद्ध के दौरान कीमत तेजी से बढ़ी, यानी कि एक प्रकार से कहें कि प्राइजेस इंक्रीज कर गई। 1913 से 18 के बीच कीमतें लगभग 2 गुना बढ़ गई, यानी कि एक जो 1930 एंड 1980 का पीरियड्स है, इस समय में क्या हुआ कि जो कीमत है वो लगभग 2 गुना बढ़ गई, यानी उनकी डबलिंग हो गई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, यानी कॉमन पीपल्स हैं उनकी दिक्कतें बढ़ गई। थर्ड नंबर पे आते हैं। युद्ध के समय सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, यानी जो गांव में हिष्ट पुष्ट आदमी दिखता उसको उठा ले जाते, चलो तुम सेना में भर्ती हो जाओ। तो सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, यानी विलेज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्डर्स, जिसके कारण क्या हुआ कि ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा व्याप्त हो गया, यानी जो रूरल एरिया था वहाँ पे लोगों में क्या हुआ कि इस नीति के विरुद्ध गुस्सा व्याप्त हो गया है। चौथा काम हुआ कि 1918-19 और 20-21 में बहुत सारे हिस्सों में फसल क्या हुई, खराब हो गई, यानी जो वहाँ की क्रॉप्स थी वो क्या हुई, मतलब फेल्ड हो गई या फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में भारी कमी आ गई, यानी जो फूड स्टोरेज था उसमें काफ़ी कमी हो गई, या कहें कि फूड स्टोरेज का अभाव हो गया। 5वां नंबर, उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, यानी कि इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, एपिडेमिक्स हो गया, यानी फ्लुएंजा महामारी जो है उस समय फैल गई। और जब 1921 की जनगणना हुई, यानी कि जो 1921 में जनगणना यानी केसेस किया गया, उसमें लगभग 120 से 130 लाख लोग, यानी 12 to 13 मिलियन पीपल्स जो है, परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इस महामारी और अकाल में इतने लोग मारे गए, यानी इतने लोगों के मरने की सूचना या उनके डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई। परिणाम, इस बदलाव से, जो हमने अभी ये 5 बदलाव बताए, इन बदलावों के कारण लोगों, उसके बाद भी लोगों को यह उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसी समय एक नए नेता के रूप में महात्मा गांधी आ गए और उन्होंने लोगों के लिए एक नया ढंग और एक नया तरीका, यानी युद्ध करने का एक नया ढंग और एक नया तरीका उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं महात्मा गांधी का आगमन। तो संक्षेप में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। तो महात्मा गांधी का जो बॉर्न है यानी जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन्होंने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी, यानी वकालत की उपाधि प्राप्त की थी, और यहाँ पर लॉयर का काम करते थे। लेकिन इनका जो लॉयर का कार्य था वो भारत में बहुत सफल नहीं था।
इसी बीच काका सेठ अब्दुल्ला हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के एक मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, जिन्होंने अपना एक मुकदमा यानी अपना एक केस लड़ने के लिए 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया और उनके निमंत्रण पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें ट्रेन के यात्रा के दौरान अपमानित किया गया। इसकी कहानी आप लोगों को पता होगी कि जब वहां दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो डरबन के लिए जब ये ट्रेन में चढ़े तो वहां पर इन्होंने एसी क्लास का टिकट लिया था और जब ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें श्वेतों द्वारा इन्हें धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। बाद में इन्हें सीढ़ी के पावदान पर यात्रा करनी पड़ी और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन पर उन्हें जनरल डिब्बे पे जाना पड़ा। तो इससे यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ रंग भेद नीति यानी नस्ल भेदी सरकार थी, जो श्वेत और अश्वेत में भेद करती थी और वहाँ पर एसी कोच हमेशा श्वेत लोगों के लिए होते थे, यानी जो वाइट्स होते थे उनके लिए अलाउ था। गांधी जी ब्लैक थे और चढ़ गए थे एसी में, इसीलिए उनको फेंक दिया गया बाहर। तो उस अपमान के कारण गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित रंग भेद नीति के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह चलाया, ठीक है ना, और नस्ल भेदी सरकार से उन्होंने सफलतापूर्वक लोहा लिया। यानी अंततः उनके सत्याग्रह से दक्षिण अफ्रीका की सरकार को श्वेत और अश्वेत के बीच जो भेदभाव था उस कानून को समाप्त करना पड़ा और उसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। इसे देख लेंगे, बॉर्न 2 अक्टूबर 1869, ठीक है ना, बैरिस्टर फ्रॉम लंदन, ठीक है ना, एडवोकेट वर्क करते थे। इसी समय काका अब्दुल्ला के कहने पर 1983 में इनवाइट किया गया और ये कहाँ पहुँच गए, सेठ अब्दुल्ला के कहने पर साउथ अफ्रीका पहुँच गए। यहाँ पर वेयर इज ह्यूमिलेटेड वाज ट्रेवलिंग इन ट्रेन, ठीक है ना, अपमानित किया गया इन्हें ट्रेन में ट्रैवलिंग के समय। बाद में इन्होंने 1894 में नेशनल इंडिया कांग्रेस की फाउंडेशन की, यानी इसकी स्थापना की और इन्होंने एक सत्याग्रह चलाया और साउथ अफ्रीका में जो एक प्रकार से कहें कि कैरीड आउट अगेंस्ट द एफॉर्थेड पॉलिसी, यानी जो ये नस्ल भेदी नीति थी या रंग भेद जो नीति थी इसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह चलाया और अंततः ये 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए। अब सत्याग्रह क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने जो सत्याग्रह चलाया उस पर महात्मा गांधी ने जो विचार दिया था उसको जानना है। तो सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया। यानी सत्याग्रह क्या है कि सत्य की शक्ति, मतलब शक्ति का आग्रह करना, सत्य की शक्ति का आग्रह करना और सत्य की खोज करना। उनका कहना था यदि आपका उद्देश्य सच्चा है तो आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ होना चाहिए या अन्याय के खिलाफ है। आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष कहाँ है, अन्याय के खिलाफ है। तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के प्रतिशोध की भावना नहीं चाहिए और आक्रामकता का सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। शारीरिक बल नहीं प्रयोग करना, प्रतिशोध की भावना भी नहीं लाना है और आक्रामक नीति का पालन भी नहीं करना है और एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से लड़ाई को जीत सकता है। यानी अहिंसा का मार्ग अपनाकर युद्ध करना है या अन्याय के खिलाफ लड़ना है, यही सत्याग्रह है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा एक ऐसा धर्म है जो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ठीक है ना। इसको आप लोग देखेंगे सत्याग्रह का मतलब क्या है। तो एक प्रकार से पावर ऑफ ट्रुथ, ठीक है ना, अ नीड टू सर्च ऑफ ट्रुथ, दोनों चीज़ चाहिए। और अगर आपका यहाँ देखें, महात्मा गांधी ने कहा कि बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनिटी इंडिया, यानी ये इनको एक साथ जोड़ सकता है और इसका जो मुख्य मार्ग है वो क्या है, आपका नॉन वायलेंस या अहिंसा का मार्ग है, ठीक है। आगे
भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह किया। उससे पहले बता दें कि महात्मा गांधी जब 15 में भारत आए तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को जानने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल्स टीचर्स बनाया था, यानी राजनीतिक गुरु बनाया था, और उनसे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को उन्होंने जाना और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह है वो चंपारण सत्याग्रह 1917, तो इसके बारे में देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला लोकप्रिय सत्याग्रह आंदोलन था। ये है कहाँ? बिहार का एक चंपारण जो है बिहार का एक जिला है, या बिहार के चंपारण में नील कृषकों के मांग पर यह आंदोलन या यह सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया। उस समय व्यवस्था क्या थी? वहाँ बंगाल प्रेसिडेंट का शासन था और बंगाल प्रेसिडेंटी यानी उस समय अंग्रेजों ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे के 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब कहें कि 1 बीघे में 20 बिस्वा होता था, तो प्रत्येक 20 बिस्वे में 3 बिस्वे पर नील की खेती करना अनिवार्य था, प्रतिबंध था ये। और इस समय जो है जो केमिकल कलर्स हैं यानी रासायनिक रंगों की खोज हो गई, ठीक है ना, और जिसके कारण जो ये नील है यानी इंडिगो है, इसकी मांग जो है धीरे धीरे घटती जा रही थी, जिससे किसानों को आय प्राप्त नहीं हो रही थी। साथ में अंग्रेज जो है उन लोगों की नील को या इंडिगो को अपने मुंहमांगे प्राइस पर लेते थे, खरीदते थे, जिसके कारण किसानों का शोषण होता था। परिणाम एक बड़े लैंडर्स थे, जो बड़े भूस्वामी थे, वो राजकुमार शुक्ल हैं। उनके आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए और इनके प्रयासों के बाद यहाँ से इस व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों से वसूले गए धन का 25% उन्हें वापस कराया गया। ठीक है। नेक्स्ट है खेड़ा मूवमेंट्स, यानी कि खेड़ा आंदोलन 1918 यानी 1918 में हुआ। तो इसकी बात करें तो 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह है ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह है। ब्रिटिश राज अवधि के दौरान भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में आयोजित यह एक सत्याग्रह था। इस समय यहाँ बम्बई प्रेसिडेंटी का शासन था। तो यहाँ का नियम क्या था कि बम्बई प्रेसिडेंटी के अनुसार भूमि नियम के अनुसार, यानी बम्बई प्रेसिडेंटी का जो भूमि नियम था उसके अनुसार किसी वर्ष फसल साधारण स्तर से 25% कम हो तो किसानों को भूमि कर नहीं देना होता था। लेकिन इस साल सूखा पड़ने के बावजूद भी यहाँ पर सरकार ने टैक्स छोड़ने से इनकार कर दिया। परिणाम गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और किसानों को फिर से करों से छूट प्रदान की गई। तो इसको देख लेंगे, 25% कम हुआ। अब आते हैं खेड़ा मूवमेंट्स या कहें कि खेड़ा आंदोलन। ये खेड़ा आंदोलन हो चुका है। अब आगे देखेंगे हम लोग अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह ये 1918 में ये भी हुआ था। इसमें क्या है कि अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल्स मिल थी। उस समय प्लेग की बीमारी फैली, जिसके कारण मजदूर सब घरों को भागने लगे या इस कंपनी छोड़कर बाहर जाना शुरू कर दिए। तो इस स्थिति पर कंपनी ने यह व्यवस्था की कि जो कंपनी पर कार्य करेंगे मजदूर, उन्हें प्लेग बोनस दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन बाद में जब प्लेग की बीमारी समाप्त हुई तो कंपनी ने 20 प्लेग बोनस को समाप्त करते हुए या प्लेग बोनस को वापस लेते हुए उसके बदले 20% जो वेजेस है यानी जो सैलरी है या जो वेतन है उसमें इंक्रीज करने का ऐलान किया कि जो आपकी सैलरी है उसमें 20% इंक्रीज किया जाएगा। किंतु मजदूरों ने विरोध करते हुए बोनस के बदले 15% यानी 50% वेतन इंक्रीज करने की मांग की कि हमारी सैलरी में 50% की वृद्धि की जाए। बाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और मिल ने 35% वेतन में वृद्धि करने या सैलरी इंक्रीज करने का डिसीजन लिया। तो इस प्रकार से गांधी जी के ये जो 3 मूवमेंट्स थे यह अत्यंत सफल हुए और इन 3 मूवमेंट्स की सफलता के बाद
महात्मा गांधी जी ने, जब इनके ये 3 मूवमेंट सफल हो गए तो महात्मा गांधी जी अगले एक विशाल मूवमेंट्स को शुरू करने का निर्णय लिया या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन संचालित करने का निर्णय लिया। तो नेक्स्ट क्लास पे आप लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।